Good morning, students. How are you? I think all you are fine. Today we revise our chapter 3, election and representation. The modern period of considered as the age of democracy, when participation of people is ensured at every level of government. In the word of Abraham Lincoln, democracy is a government of the people, for the people and by the people. So in modern era, ठीक है, after when the mostly African and Asian countries are independent in a mid of 20th century and mostly they adopt democracies, ठीक है. So in a democracy it is necessary to participation of people to make their government and choose their representatives, ठीक है. क्यों? एक जो सिटीज़न होता है वो वोट करता है. लाइक इंडिया, वन सिटीज़न वोट विद इन अ 5 year 3 times every level of government, like local government, state government and सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है. सो ये क्या है? पार्टिसिपेशन है. हम अपने राइट टू वोट का यूटिलाइजेशन करते हैं. दैट्स वाई इब्राहिम लिंकन सेज डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. भाई हमारी सरकार होती है, पब्लिक की होती है, पब्लिक के बनाती है और वो पब्लिक के लिए ही काम करती है ना, ठीक है. ये सबसे सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो डेमोक्रेसी की आपकी ये डेफिनेशन की जाती है. सिंपल वर्ड्स में ये आपको उसकी इम्पोर्टेंस बताती है. डेमोक्रेसी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 types: डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी को हम 2 टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. एक कुछ कंट्री बेटा जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं. जैसे बेटा जो कम पॉपुलेशन जिनकी कम होती है कंट्री की और कुछ की बहुत ज़्यादा होती है, तो जिसमें अब जैसे इंडिया है, इंडिया में हम पूरा का पूरा कंट्री किसी भी इशू के ऊपर अपनी एडवाइस नहीं दे सकता, अपनी ओपिनियन नहीं दे सकता. सो वी फॉलो द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. इनडायरेक्ट मीन्स we choose our representative and behalf of us they make law in a legislature, है ना. We give them right to work behalf of us. And small countries, in some small countries, some small country follow the डायरेक्ट डेमोक्रेसी. बेटा इसमें क्या होता है कि कोई भी जैसे वो है तो उसमें वोटिंग हो जाती है, ठीक है. डायरेक्ट आपके पास ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है, कि ये है इसमें किस तरह से. तो एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री उसमें अपनी ओपिनियन देता है और साथ के साथ जो है वो डिसीजन लिया जाता है. तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है. इसमें जो पब्लिक है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है और इनडायरेक्ट में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू करते हैं, ठीक है. इन एंशियंट टाइम द डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाज prominent due to small size of kingdom, but now the states are vast along with higher population. पुराने टाइम में छोटी छोटी स्टेट्स होती थी, प्रिंसली स्टेट्स होती थी. डेमोक्रेसी तब भी होती थी, जो अच्छे रूलर्स होते थे वहाँ पर डेमोक्रेसी ही होती थी. इट मीन्स पार्टिसिपेशन होता था पब्लिक का, बट वहाँ पर क्या होता था, डायरेक्ट रूलिंग हो चल जाती थी क्योंकि किंगडम जो है वो छोटी होती थी. बट अब क्या है कि स्टेट्स बड़ी है और पॉपुलेशन भी ज़्यादा है. इंडिया electoral system experience some unique features as universal added franchise, joint electorate, combination of direct and indirect election, secret ballot system and the election petition etc. इंडिया का जो इलेक्शन सिस्टम है उसके कुछ यूनिक फीचर्स है. इट मीन्स कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री का है ना इलेक्टोरल सिस्टम है
उससे जो इंडिया का है वो अलग है। जैसे कि यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज एंड जॉइंट इलेक्टोरल एंड द कंबाइंड और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, देखो कंबाइंड इंडिया के अंदर कॉम्बिनेशन है हर तरह का, डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी है, सीक्रेट वोटिंग है, यूनिवर्सल एडेड है। आपको सबको पता है यूनिवर्सल एडेड मीन्स एवरी 18 ईयर पर्सन हैज़ राइट टू वोट। एंड सीक्रेट वोटिंग, आप लोग अभी वोटिंग नहीं की आपने, लेकिन आप अगर देखोगे तो जब वोटिंग डे होता है तो आपका जो वोट है वो सीक्रेट होता है, वो ओपन नहीं होता। आपने किसको वोट किया ये नहीं बताया जाता। और हाँ, और इसके बाद भी उसके लिए बाद में काउंटिंग होती है, बट जिस टाइम आप वोट कास्ट कर रहे होते हो अपना, उस टाइम किसी को नहीं पता होता कि आपने किसको वोट किया। इट मीन्स सीक्रेसी होती है ये। एंड बेटा दोनों तरह का होता है हमारे यहाँ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन। हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो लोकसभा जो है बेटा उसमें तो हम डायरेक्ट जो है वो वोटिंग करते हैं, है ना। जो हम जैसे कि हमारे जितने भी हम एमपीज़ को वोट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो सारे के सारे हम डायरेक्ट अपने एरिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट करते हैं। बट इन राज्यसभा इट वाज अ इनडायरेक्ट इलेक्शन इन विच द प्रोपोर्शनल type of voting include, it means which party gain which type of percentage of vote that the proportional members representative go in a राज्य सभा। ठीक है, तो ये हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को फॉलो करते हैं। बाई यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज we means every person above age of maturity 18 years and above। हमें ये सब हम जानते हैं कि यूनिवर्सल का मतलब होता है एवरी पर्सन जो 18 साल का हो गया उसे राइट टू वोट है। वो किसी भी कास्ट, रिलीजन, क्रीड, लैंग्वेज, है ना, कलर, रेस का हो, वो उसके संग कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। There is no discrimination on the basis of region, caste, gender, color and creed, क्योंकि इंडिया के अंदर कास्टिज्म जो है वो वर्ल्ड के अंदर कहीं भी नहीं है। ठीक है, adult franchises has the age of attending maturity is fixed by the state। जो ये बेटा अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग होती हैं। स्टेट्स के नहीं, स्टेट मीन्स कंट्री, वो अलग अपनी होती है। स्टेट का मतलब होता है बेटा अगर वर्ल्ड के मैप पे देखो तो कंट्री होता है। इंडिया के अंदर पूरी स्टेट्स के अंदर 18 ही होती है, 18 साल ही है। बट किसी कंट्री में ये 21 है, कहीं पर 16 है, कहीं पर 18 है। ठीक है, इन इंडिया, इंग्लैंड एंड रशिया इट वाज 18 ईयर। इंडिया और देखो ये कंट्री दिए हुए हैं, इंडिया में, इंग्लैंड में एंड रशिया में ही 18 साल है। इन स्विट्ज़रलैंड 20 ईयर्स, इन अमेरिका 21 ईयर्स एंड नॉर्वे इट इज़ 23 ईयर। तो ये जो आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं आपको कि है ना इन कंट्रीज़ के अंदर कितनी कितनी अलग अलग ये हो सकती हैं। अमेरिका के अंदर, यूएस में 21 है और नॉर्वे में 23 है, स्विट्ज़रलैंड 20। तो मोस्टली कंट्री जो है इंडिया, इंग्लैंड एंड रशिया में 18 है। ठीक है, 18 एडल्ट फ्रेंचाइज हैज़ मैनी मेरिट्स। इस हाँ, मेरिट का मतलब खूबियाँ, उसके फ़ायदे, है ना, बहुत सारे हैं। इट प्रोवाइड पॉलिटिकल ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल as well as create a feeling of self-respect among the people। इससे क्या होता है, ये एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग मिलती है और ये लोगों को एजुकेशन देती है किसकी, सेल्फ रिस्पेक्ट की, और जिससे क्या होता है कि हमें लगता है कि हम वोट कर रहे हैं। इट इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन गवर्नेंस। The Constitution of India appoints our election commission
also to perform election related activities। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एक सेपरेट बॉडी इलेक्शंस को मेंटेन करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। ठीक है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है लाइक अ जुडिशरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका इट हैज़ मैनी वर्क रिलेटेड टू इलेक्शन एक्टिविटीज़ लाइक प्रिपेयर वोटर लिस्ट। उसका पहला मेन जो वर्क होता है वो क्या होता है, वोटर लिस्ट जो है वो प्रिपेयर करवाना। ठीक है, वोटर लिस्ट कैसे बनती है बेटा, जो न्यू कमर्स हैं, जो इस टाइम 18 साल के हुए इन इलेक्शंस के लिए, उनके नाम तो इस लिस्ट में ऐड कराते हैं और जिनकी डेथ हो गई है उनके नाम उसमें से कट कराते हैं। तो क्या होती है, ये हमेशा अपडेट होती है एवरी इलेक्शन से पहले। ठीक है, फिर होता है प्रोवाइड रिकॉग्नाइजेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। जितने भी आपके आप देखते हो ना, चुनाव चिन्ह कहते हैं जिसे, है ना, सिंबल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये जितने भी होते हैं ये इलेक्शन कमीशन जो है उन्हें प्रोवाइड करता है। बेटा एक अगर आपके पास मान लिया कि दीपक किसी पॉलिटिकल पार्टी का, है ना, सिंबल है, तो दूसरी पार्टी उसको इशू नहीं करा सकती। अगर वो ऐसा करती है तो क्या होगा, पहली दोनों पार्टीज वहाँ जाएंगी और जिसके पास वो पहले से है तो इलेक्शन कमीशन वो उसको ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अगर कोई पार्टी के डिवाइडेशन हो जाता है उस केस में वो जो सिंबल है जिसके संग ज़्यादा वर्कर्स होंगे, जिसके साइन ज़्यादा होंगे जिसके पेपर पर, उसको वो सिंबल जो है प्रोवाइड किया जाएगा। द इलेक्शन फिर है आपका डिक्लेरेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको पता है जोग्राफिकल डिवाइडेशन ऑफ द कंट्री फॉर द इलेक्शन पर्पस आर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंसी। और कहो कि चुनाव क्षेत्र डिवाइड किया जाता है कंट्री को, जैसे कि लोकसभा के लिए अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखी जाए तो कितनी है, 543। पूरा कंट्री जो है 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड है। ठीक है, टू कंट्रोल ओवर द मशीनरी ऑफ इलेक्शन। और इस तरह हम कंट्रोल करते हैं इलेक्शन मशीनरी के ऊपर। द इलेक्शन प्रोसेस ब्रिंग विद इलेक्शन नोटिफिकेशन issued by the president under section of 14 People Representation Act 1951, which is followed by the announcement of election dates by the election commission। ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन होता है उसका ये भी वर्क होता है कि किस तरह से वो इलेक्शंस की डेट को डिक्लेयर करेगा। इट मीन्स कि किस डेट पर कहाँ इलेक्शन होने हैं, ये बेटा पॉलिटिकल पार्टीज तो डिसाइड नहीं कर सकती, है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि वो ये वर्क भी इलेक्शन कमीशन का होता है कि किस तरह वो किस पार्ट में कब इलेक्शन होने हैं। थ्रू इलेक्शन कमीशन परफॉर्म इट्स ड्यूटी वेरी वेल डिस्पाइट द फॉलोइंग discrepancy have been observed during election. It means election commission have so many challenges faced during the election time. ठीक है, it is also a very important question कि what challenges face our election commission, still it is a very powerful body. सबसे पहला क्या है बेटा, यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर बाय कैंडिडेट हैज बिकेम डोमिनेट। इंडिया के अंदर अभी भी पैसा और जो गुंडागिर्दी है ना, क्रिमिनल्स जो हैं, हाँ, बाहुबली जिन्हें हम कहते हैं, वो अपना रोल प्ले करते हैं। हम उन्हें वोट दे देते हैं लालच में आके और उनसे डर कर, जिसकी वजह से हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छा नहीं होता, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पाता।
इन एक्चुअल वोटर डू नॉट क्रिएट मच इंटरेस्ट इन इलेक्शन। एक आपने ये भी कहते सुना होगा कि हमें क्या लेना, कोई बन जाए, हमारी तरफ से कोई भी जीत जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट इट इज़ नॉट अ गुड वे, वी शुड पार्टिसिपेट इन इलेक्शन एंड देन वी कैन चूज अ मीनिंगफुल एंड अ गुड representative for us, better representative for us. And now we move to uh, next point, misuse of public funds and facilities। आप लोग देखते हो कि चुनाव के अंदर कितना सारा जो पैसा होता है वो मिसयूज होता है, ठीक है। वो किसका पैसा होता है, हमारे इनकम टैक्स पेयर, हाँ इनकम टैक्स पेयर का पैसा होता है। आप देखते हो कि पब्लिक रैली जब चुनाव आते हैं कितने कितने करोड़ों की रैलीज जो है ये लोग करते हैं, तो ये क्या होता है, ये फंड जो है किस में यूज़ होना चाहिए, पब्लिक की फैसिलिटीज़ के लिए होना चाहिए, जबकि ये पैसा जो है इलेक्शन में हाँ वेलफेयर के लिए होना चाहिए, लेकिन ये हम लोग मिसयूज़ कर लेते हैं। कौन, नेता। इवन द कैंडिडेट लेस देन मेजोरिटी ऑफ वोट बिकेम विक्ट्रीज। अच्छा एक ये बात है बेटा कि अगर 10 वोट से भी जीत जाता है, 5 वोट से भी जीत जाता है, 100 वोट से भी जीत जाता है, तो ये मीनिंगफुल चॉइस नहीं है। क्यों, क्योंकि इतने सारे लोगों का वोट जो है वो 10 वोट की वजह से मतलब उसकी इम्पोर्टेंस नहीं रहती है। मतलब ये जो पॉइंट है वो आपका प्रोपोर्शनल वोटिंग की तरफ इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, कि वो चाहते हैं, कई कंट्रीज ऐसे हैं कि बेटा जो प्रोपोर्शनल वोटिंग पे मतलब वोटिंग परसेंट देखते हैं वो कि किस पार्टी को कितना वोट मिला, फिर उसके उतने रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं वहाँ पर, ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट, हाउ द फॉलोइंग सजेशन माइट बी देयर आर रिमूव टू ड्रॉबैक मेंशन अबव। तो बेटा नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होता है वो इसमें सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का ये क्वेश्चन कि हाउ वी रिफॉर्म आवर इलेक्शन सिस्टम, या इलेक्शन जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसको कैसे हम रिफॉर्म कर सकते हैं, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। टू कंट्रोल मनी एंड मसल पावर, तो बेटा जो चैलेंजेस थे उन्हें ही हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा कि हमें मनी और मसल पावर पे कंट्रोल करना पड़ेगा। जो कैंडिडेट अच्छा होता है हमें उसे वोट देना चाहिए, ना कि हमें उस टाइम लालच में आना चाहिए, ना ही हमें डरना चाहिए किसी से भी, क्योंकि सीक्रेट वोटिंग होती है, किसी को कुछ पता नहीं होता आपने वोट किसे किया। द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन शुड बी इनकरेज्ड, ठीक है। हमारी जो वुमेन्स हैं, इट मीन्स मोस्ट ऑफ द हाफ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, उनको हमें उनको भी पार्टिसिपेशन हमें कराना चाहिए, उन्हें इनकरेज करना चाहिए इंडिया में कि वो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करें। बट इंडिया में बेटा हम लोगों ने 1/3 सीट जो है वो लोकल गवर्नमेंट में हमने, जबकि 2/3 सीट जो है वो वुमेंस के लिए रिजर्व करी हैं, बट स्टिल इंडिया के अंदर क्या होता है कि उनके नाम से 1/3 सीट्स हैं बेटा, बट वो अभी भी उनके नाम से सिर्फ जो है नॉमिनेशन होता है, बट जो वर्क करते हैं वो उनके जो घर के जेंट्स होते हैं वही उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। सो बट जो वुमेन्स हैं उनको पार्टिसिपेशन करना चाहिए। द पर्सन फ्रॉम क्रिमिनल बैकग्राउंड शुड बी प्रोहिबिटेड, जो भी जिनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनको टिकट नहीं देना चाहिए, ना तो पार्टीज़ को देना चाहिए, ना बेटा इलेक्शन कमीशन को उस पर चेक करना चाहिए, और हम वोटर्स को भी उन्हें वोट नहीं देना चाहिए। तभी हम अच्छे कैंडिडेट जो हैं वो अपने लिए मीनिंगफुल कैंडिडेट जो है वो सेलेक्ट कर पाएंगे। ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन एंड कैंडिडेट शुड नॉट यूज वर्ड रिलेटेड टू एनी कास्ट, रिलीजन एंड लैंग्वेज। जब इलेक्शन हो, कैंपेन का मतलब होता है चुनाव प्रचार, जब हम इसको कर रहे होते हैं कैंपेनिंग, तो कैंडिडेट को ना तो अपने रिलीजन से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, कास्ट से रिलेटेड, इन नाम पर कास्ट, रिलीजन और जात के, कास्ट मतलब वही है बेटा कास्ट
एंड रिलीजन एंड लैंग्वेज के बिहाफ पर वोट नहीं मानना चाहिए. इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इंडिया हैज़ अ सेकुलर कंट्री जहाँ पर रिलीजन, कास्ट और इसका कोई मैटर नहीं है. ठीक है. सो नाउ I think you all understand these things. Now we discuss some new words which you read in this chapter. First, past and post system. It means in this system, whoever has more vote than all other candidate is declared elected. इसमें इंडिया के अंदर वही है बेटा, 5 वोट से, 2 वोट से, 1 वोट से, जिससे भी जो ज़्यादा है, जिसका एक भी वोट है उसको वो जीत गया. तो इसको आप क्या कहोगे? फर्स्ट पास्ट एंड पोस्ट सिस्टम. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इसे क्या कहते हैं? पीआर. लार्ज जोग्राफिकल एरिया आर डिमार्केटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी. ठीक है. प्रोपोर्शनल होता है बेटा जिसमें कि परसेंटेज ऑफ वोट के अकॉर्डिंग आपके जो कैंडिडेट हैं उनको इलेक्ट किया जाता है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. एवरी पर्सन अबव द एज ऑफ मैच्योरिटी enjoy the right to vote without any discrimination. ठीक है. वो मैंने आपको बताया था, किसी कंट्री में 18 है, किसी में 21 है, किसी में 23 है, बट मेच्योरिटी का वो होने पर क्या होता है कि हर कोई जो है अपने वोट को, मतलब अपने वोट को एंजॉय करेगा. इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन कास्ट, रीजन और जेंडर के बिहाफ पर नहीं होगा. डेमोक्रेसी अ रूल गवर्नमेंट ऑफ पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल. डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी की डेफिनेशन आप बताएंगे तो क्या होगी? ये रूल है टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. ओके, आई थिंक यू ऑल understand this chapter and you will enjoy this chapter. Okay, have a nice day.